एक जमीन, दो दावे। हजारों सालों से चल रहा संघर्ष आज भी जारी है। आइए डिकोड करते हैं इजराइल फिलिस्तीन वॉर को अगले कुछ मिनटों में। 20वीं सदी की शुरुआत में फिलिस्तीन का ये विवादित क्षेत्र ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। यहाँ पे अरब बहुसंख्यक थे, वहीं यहूदी अल्पसंख्यक हुआ करते थे। 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक आते आते यहूदियों को लगा कि उनकी भी एक मातृभूमि होनी चाहिए और उन्होंने एक आंदोलन तेज किया अपनी मातृभूमि फिलिस्तीन वापस लौटने के लिए। देखिए, कहानी शुरू करने से पहले हम एक घोषणा पत्र को समझते हैं जिसने इस झगड़े की नींव रखी। इसका नाम था बेल्फोर घोषणा पत्र। तो ब्रिटिश साम्राज्य में एक सेक्रेटरी हुआ करते थे आर्थर बेल्फोर। आर्थर बेल्फोर ने 1917 में एक घोषणा पत्र जारी किया और अपना समर्थन दिया यहूदियों के अपने मातृभूमि के लौटने के दावे को। लेकिन दूसरी तरफ ब्रिटिश अधिकारियों ने अरबों से भी एक स्वतंत्र अरब राज्य का वादा कर दिया। ये दोनों ही वादे आपस में विरोधाभासी हुए और यही वो नींव पड़ी इन दोनों देशों के झगड़ों की। अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि क्या क्या आगे हुआ। देखिए, 1918 में ऑटोमन साम्राज्य के पतन के बाद फिलिस्तीन जो है वो ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया और ये नियंत्रण लगभग 1948 तक चला और ब्रिटिश प्रशासन ने अपने बेल्फोर घोषणा पत्र के वादे के अनुरूप यहूदियों को प्रोत्साहित किया इस जगह पर आकर बसने के लिए। देखिए, 1930 के दशक में यूरोप में नाजियों का प्रभाव हो गया था और वो उत्पीड़न करते थे यहूदियों का। ब्रिटिश प्रशासन ने भी प्रोत्साहित किया यहूदियों को आके बसने के लिए फिलिस्तीन में। तो 1930 के दशक में फिलिस्तीन में यहूदियों का आना थोड़ा बढ़ गया। इससे चिंता हुई वहां पर रहने वाले अरब वासियों को और उन्होंने 1936 से 39 तक इसका कड़ा विरोध किया और एक विद्रोह किया जिसे अरब विद्रोह कहते हैं। देखो, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के अंत तक आते आते यहूदियों पर बहुत अत्याचार हुए, हॉलोकास्ट जैसी घटनाएं भी हुई। इस कारण से पूरा जो अंतरराष्ट्रीय समुदाय था, इंटरनेशनल कम्युनिटी थी, उसकी सिंपैथी यहूदियों के साथ बहुत बढ़ गई थी। तो वो भी चाहते थे कि यहूदी को अपनी एक मातृभूमि मिले। और जैसे 1948 आते आते ब्रिटिश शासन फिलिस्तीन से खत्म होने लगा, ब्रिटिश शासन ने ये जो पूरा मुद्दा है ये उस समय नवनिर्मित यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र संघ के पाले में डाल दिया कि अब आप सॉल्व करिए कि क्या मैटर है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ ने फिलिस्तीन के विभाजन की एक योजना बनाई। योजना कितनी उचित अनुचित थी ये आप खुद जानिए। देखिए, उस समय फिलिस्तीन की कुल जनसंख्या का 33% यहूदी थे जो कि सिर्फ 6% भूमि पर रहते थे। तो यूनाइटेड नेशंस ने जो विभाजन का फॉर्मूला बनाया उसके तहत यहूदियों को 55% क्षेत्र देना तय किया और बाकी का क्षेत्र दिया गया अरब को, जो कि अरब वहां बहुसंख्यक था। यहूदी नेतृत्व ने इस योजना को तुरंत स्वीकार कर लिया, लेकिन अरब वासियों को ये योजना लगी अनुचित, तो उन्होंने इस योजना का बहिष्कार किया। और यहाँ आता है 1948 का युद्ध। देखिए, 14 मई 1948 जब ब्रिटिशर्स जा चुके थे, संयुक्त राष्ट्र संघ का विभाजन का फॉर्मूला आ चुका था, इसी दिन यहूदियों ने इजराइल को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। इससे अरब देशों में बहुत ज्यादा तनाव उत्पन्न हुआ और अरब देश मिस्र, ट्रांस जॉर्डन जो आज का वर्तमान का जॉर्डन है, सीरिया, लेबनान, इराक, इन सब देशों ने मिलकर इजराइल पे हमला कर दिया। लगभग 1 वर्ष तक ये भीषण संघर्ष चला और उसके बाद युद्ध विराम लाया गया और इस युद्ध विराम में इजराइल की विजय मानी गई। यूनाइटेड नेशंस ने इजराइल के लिए जो क्षेत्र तय किया था फिलिस्तीन में, इजराइल उससे कहीं ज्यादा क्षेत्र अपने कब्जे में ले चुका था। करीब 7 लाख फिलिस्तीनी लोगों को अपने घर से बेदखल होना पड़ा। फिलिस्तीनी इसे नकबा कहकर आज भी याद करते हैं। देखिए, यूएन महासभा ने दिसंबर 1948 में इन शरणार्थियों की समस्या हल करने के लिए एक प्रस्ताव लाए और इन्होंने कहा कि इन शरणार्थियों को या तो वापस बसाया जाए या फिर उचित मुआवजा दिया जाए। हालांकि ये योजना कभी अमल में नहीं लाई गई। 1948 के युद्ध के बाद भी इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य युद्ध थमा नहीं। छुटपुट विवाद घटनाएं चलती ही रही, जिसमें 1956 का सुएज नहर का संकट भी शामिल है। लेकिन 1967 में एक महत्वपूर्ण युद्ध होता है। जून 1967 में मिस्र, सीरिया और जॉर्डन ये मिलकर इजराइल पर कर देते हैं अटैक और इजराइल पहले तो युद्ध में पीछे हटता है, लेकिन 6 दिन तक चले इस युद्ध में तीनों देशों को हराता है और न सिर्फ हराता है, तीनों देशों के क्षेत्र को भी अपने कब्जे में लेता है। देखिए, जॉर्डन से वेस्ट बैंक, यरूशलेम का पूर्वी भाग, मिस्र से गाजा पट्टी और सिनाई प्रायद्वीप और सीरिया की गोलन पहाड़ियां, ये तीनों अब कब्जे में आ जाती है इजराइल के। और आगे अब जो संघर्ष चलेगा वो इन्हीं कब्जे किए हुए क्षेत्र के ऊपर केंद्रित हो जाएगा।
देखिए इसी साल नवंबर 1967 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव पारित किया गया, भूमि के बदले शांति। उन्होंने कहा कि इजराइल ने जो क्षेत्र कब्जे किए हैं ये इसको वापस लौटा दे और सभी देश शांतिपूर्ण तरीके से सह अस्तित्व रखते हुए वहां बसे। इसी वॉर में एक बड़ा संकट क्रिएट हो गया। 1948 में आपको पता है कि 7 लाख फिलिस्तीनी घर से निकल गए थे। इस युद्ध में भी 3 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी अपने घर से बेदखल हो गए। तो यहाँ गहराया एक शरणार्थी संकट। देखिए अगले चरण में हम देखते हैं कि 1967 की वॉर के बाद कुछ शांति के प्रयास भी हुए, कुछ तनाव भी बढ़े। तो एक किपुर का युद्ध है, सीरिया और मिस्र ने मिलकर इजराइल पे अचानक हमला कर दिया। ये हमला भी बहुत दिनों तक चला। अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता से इस हमले को भी युद्ध विराम तक लाया गया। हालांकि इस युद्ध में किसी पक्ष की निर्णायक जीत नहीं हुई, पर आप समझ सकते हैं कि इजराइल इस युद्ध में थोड़ा सा बैकफुट पे था। यही मौका मिला मिस्र को कूटनीति करने का और मिस्र ने यहाँ शांति की पहल करी। यहाँ पे हम जिक्र करेंगे एक मशहूर कैंप डेविड एग्रीमेंट का, कैंप डेविड समझौता। ये अमेरिका के राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने मध्यस्थता करी थी मिस्र और इजराइल के बीच। इस समझौते में इजराइल जो है मिस्र का सिनाई प्रायद्वीप उसे वापस लौटाता है और मिस्र इजराइल देश को मान्यता देता है। 1967 के युद्ध के बाद फिलिस्तीन में एक संगठन ने जन्म लिया, पीएलओ, फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। 1980 के दशक तक पीएलओ जो है वो इजराइल के विरुद्ध राजनीतिक मोर्चा और सशस्त्र संघर्ष इन दोनों ही मोर्चों पे सक्रिय रहा। अगले चरण में हम समझते हैं कि पहला इंतिफादा और ओस्लो शांति प्रक्रिया। ये जो इंतिफादा है इसका मतलब होता है उठ खड़े होना, अपराइजिंग। दिसंबर 1987 में इजराइल जो ये कब्जा करता जा रहा था फिलिस्तीन के क्षेत्रों पर, एक जन विद्रोह फूट पड़ता है। एक असंतोष होता है लोगों में और वो उसके खिलाफ सशस्त्र विद्रोह करते हैं और इजराइल इस विद्रोह को बहुत कड़े तरीके से दबा देता है। देखिए इसी दौर में 1987 में गाजा में एक संगठन का जन्म होता है, एक इस्लामिक संगठन हमास। इस हमास को आपको ध्यान रखना है और अगले ही 10 सालों में ये अपने सशस्त्र विद्रोह के कारण अमेरिका इसे आतंकवादी संगठन का दर्जा दे देता है। अब वापस आते हैं पहले इंतिफादा पे। पहले इंतिफादा के कारण अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी का ध्यान फिलिस्तीन की कंडीशन पे आता है और वो यहाँ पे शांति की प्रक्रियाओं को तेज कर देते हैं। 1988 में एक बड़ा डेवलपमेंट होता है और पीएलओ जो है इजराइल को राजनीतिक मान्यता देता है, साथ ही सशस्त्र विद्रोह बंद करने की घोषणा करता है। इसके बाद 1993 तक गुप्त वार्ताओं का दौर चलता है और सितंबर 1993 में नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में एक ऐतिहासिक समझौता होता है जिसे ओस्लो समझौता कहते हैं। इसके तहत 2 बातें मानी गई, एक पीएलओ और इजराइल दोनों ही एक दूसरे को मान्यता देते हैं और पीएलओ जो है उसको अब फिलिस्तीन पे स्वशासन करने का अधिकार मिलता है। फिलिस्तीन स्वशासन प्राधिकरण की स्थापना होती है। हालांकि इस संधि में कॉम्प्लेक्स मैटर्स को साइड में रखा गया, जैसे यरूशलेम किसके पास जाएगा, शरणार्थियों का क्या होगा, जो अतिरिक्त कब्जा किया है सीमाओं का उनका क्या निर्णय लिया जाएगा, इनको अभी छोड़ दिया गया था, स्थगित कर दिया गया था। लेकिन ओस्लो समझौते से 2 चीजें बहुत बेहतर निकल के आई। पहला, ओस्लो समझौते की वजह से 2 राज्यों वाले समाधान की आशा जीवित रही, प्लस शांति प्रक्रिया के तहत इजराइल और फिलिस्तीन सहयोग के रास्ते पे आए। 1994-95 के पास हमास और ऐसे ही कई इस्लामिक आतंकवादी संगठनों ने इजराइल के लोगों पे आत्मघाती हमले किए। 1995 में एक यहूदी उग्रवादी ने प्रधानमंत्री की हत्या कर दी। इस प्रकार से दोनों तरफ से जो चरमपंथी थे वो हिंसा नहीं छोड़ रहे थे, तो तनाव बढ़ता जा रहा था और ओस्लो शांति समझौता जो है वो ठंडे बस्ते में जाने लगा। अगली कड़ी में चर्चा करते हैं हम दूसरे इंतिफादा की। देखिए एक प्लेस है हरम अल शरीफ, टेम्पल माउंट। ये यहूदी और मुसलमान दोनों के लिए इक्वली बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। सितंबर 2000 में एक इजरायली नेता ने यरूशलेम में स्थित इस टेम्पल माउंट की विजिट करी। यहाँ से फिलिस्तीनियों के मध्य गुस्सा भर गया। यहाँ से शुरू होता है दूसरा इंतिफादा। ये पहले वाले की तुलना में ज्यादा रक्त रंजित साबित हुआ। ये सन 2000 में शुरू हुआ, लगभग 2005 तक चला। 2004 में पीएलओ के चीफ की मौत हो गई और नेतृत्व बदल गया। इसीलिए 2005 में इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य शांति समझौते पर सहमति बनी। यहाँ इजराइल ने एक गजब का कदम उठाया और गाजा पट्टी से अपनी सेना वापस ले ली। हालांकि इजराइल ने गाजा पट्टी की बाहरी सीमाओं, समुद्री सीमाओं और एयर स्पेस पे अपना नियंत्रण रखा। देखिए कहानी अब अपने अंत की तरफ बढ़ रही है। अब हम जानते हैं हमास का उदय। जनवरी 2006 में फिलिस्तीन में विधायी चुनाव हुए। इन चुनाव में अप्रत्याशित रूप से फतेह पार्टी को हराकर हमास जीत गई। लेकिन हमास जो थी उसको अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और इजराइल ने कर रखा था बैन। इस वजह से इस चुनाव में जीत के बाद पश्चिमी देशों ने फिलिस्तीन की आर्थिक सहायता को सस्पेंड कर दिया। तो फिर यहाँ पे हमास ने फतेह के साथ मिलकर सरकार चलाने की कोशिश की, लेकिन इन दोनों के मध्य भी संघर्ष हुए और आखिरकार हमास ने गाजा पट्टी पर अपना नियंत्रण स्थापित किया और फतेह पार्टी को वेस्ट बैंक में थोड़ी बहुत जगह मिली। लेकिन यहाँ इजराइल और मिस्र ने गाजा पट्टी की सीमा पर नाकाबंदी कर दी, उसके व्यापार को कंट्रोल किया, आवागमन को कंट्रोल किया, ताकि हमास अपना प्रभाव नहीं बढ़ा सके। यहाँ से हमास इजराइल के खिलाफ अपना मोर्चा खोलेगा। 2008 में पहली बार हमास इजराइल पर रॉकेट दागता है
जिसके बदले में इजराइल ऑपरेशन कास्ट लेड लॉन्च करता है और एक बहुत एक्सटेंसिव सैन्य अभियान चलाता है। अगले ही साल हमास फिर इजराइल पे एक छोटा अटैक करता है, जिसके बदले इजराइल 50 दिन तक ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज चलाता है। इन दोनों बार ही अंतरराष्ट्रीय समुदाय मध्यस्थता करके युद्ध विराम की स्थिति लाता है। और यहाँ ये नोट करना होगा हमें कि इसके बाद यानी 2010 के बाद इजराइल और फिलिस्तीन में कोई भी शांति वार्ता नहीं हो पाई है। 2011 में फिलिस्तीन का जो स्वायत्त प्राधिकरण है, इसको यूनाइटेड नेशंस ने गैर पर्यवेक्षक सदस्य का दर्जा दिया, जो कि इसकी एक बड़ी कूटनीतिक जीत है। और इसी के साथ इजराइल जो है वो लगातार गाजा पट्टी में अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है, कॉलोनीज और बस्तियां बढ़ाता जा रहा है। इसके बाद टाइमलाइन में आते हैं 2017 में। 2017 में एक बड़ा स्टेप हुआ। अमेरिकी प्रेसिडेंट ने इजराइल की जो राजधानी है तेल अवीव, उसकी जगह पर यरूशलेम को इजराइल की राजधानी माना, जो कि एक विवादित क्षेत्र था, और अपना दूतावास भी वहां शिफ्ट कर दिया। इससे इंटरनेशनल कम्युनिटी में अमेरिका की जो निष्पक्ष इमेज थी उसको बहुत गहरा झटका लगा। क्योंकि इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि अमेरिका जो है वो एक देश का पक्ष ले रहा है। इसके बाद 2018 में फिलिस्तीनियों ने बॉर्डर पर एक महान वापसी मार्च आयोजित किया। उन्होंने कहा कि जो उनकी मातृभूमि है उस पर सारे लोग जाके इकट्ठा होंगे। हालांकि इजराइल ने इसे बलपूर्वक दबा दिया। 2 साल बाद 2020 में यूनाइटेड अरब अमीरात और बहरीन ने इजराइल देश को कूटनीतिक मान्यता दी। इसे अब्राहिम समझौते के नाम से जाना जाता है। अब जानते हैं जो वर्तमान परिदृश्य है उसकी जड़ें कहाँ हैं। देखिए, मई 2021 में पूर्वी यरूशलेम में प्लस यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद में कुछ झड़पें हुई, तनातनी हुई। इस तनातनी के बाद हमास ने इजराइल पे बहुत सारे हजारों की संख्या में रॉकेट दागे। बदले में इजराइल ने गाजा पट्टी पर बहुत गंभीर एयर स्ट्राइक्स किए। अब आते हैं उस डेट पे जो डेट आपको याद रखनी है, 7 अक्टूबर 2023। हमास ने हजारों की संख्या में इजराइल में रॉकेट दागे, उसकी सीमा में प्रवेश किया, 1200 इजरायली नागरिकों को मार गिराया और 300 को बंधक बनाया। निर्दोष नागरिकों पर हमले को अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी ने युद्ध अपराध की संज्ञा दी और दोनों ही पक्षों की कड़ी आलोचना करी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने भी इस मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अभी भी गंभीर मानवीय संकट बरकरार है। अब चलते हैं निष्कर्ष की तरफ। इस संघर्ष को चलते हुए 100 साल से ज्यादा हो गए, साथ ही शांति प्रयासों को भी इतना ही समय हो गया, लेकिन अभी तक इसका कोई हल नहीं निकला है। हम समझते हैं यहाँ पे सबके पॉइंट ऑफ व्यू को। देखिए, इजराइल चाहता है सबसे पहले तो अपने नागरिकों की सुरक्षा, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, ताकि वो भी रहे और दूसरे लोग भी रहे। प्लस वो चाहता है क्षेत्रीय मान्यता कि उसको रिकॉग्नाइज किया जाए। वहीं फिलिस्तीन की ये मांग है कि एक स्वतंत्र राष्ट्र का गठन किया जाए, उसके क्षेत्रों से इजरायली कब्जों को मुक्त किया जाए। प्लस 1948 और 67 की वॉर में जो शरणार्थी बेदखल हुए थे उनको वापस लाके बसाया जाए। अब देखिए, इस संघर्ष की जो जड़ें हैं वो कहीं ना कहीं धर्म, इनकी पहचान और इतिहास, इनके साथ बहुत गहरी जुड़ी है। तो कोई भी राजनीतिक हल इसका हो नहीं पाएगा। लेकिन इसके बावजूद जितने इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट हैं वो ये कहते हैं कि बातचीत और कूटनीति यही वो रास्ता है जिससे इस समस्या का हल ढूंढा जा सकता है।